अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। बिस्मिल्लाह पढ़ लें, दुरूशी पढ़ लें, फिर हम आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबा। हम पढ़ रहे थे इन्वेस्टमेंट अप्रेज़ल। इन्वेस्टमेंट अप्रेज़ल के अंदर हमने कल 3-4 टर्मिनोलॉजीज़ पढ़ी थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। दोबारा से बात करते हैं। मनी कैश फ्लो, मनी रेट ऑफ रिटर्न, रियल कैश फ्लो, रियल रेट ऑफ रिटर्न। मनी कैश फ्लो नॉमिनल कैश फ्लो होगा। नॉमिनल कैश फ्लो बैंक का इंटरेस्ट रेट होगा। बैंक जो इंटरेस्ट रेट देगा उसके अंदर ऑब्वियसली इंटरेस्ट इनबिल्ट होगा। मनी कैश फ्लोज आर कैश फ्लोज दैट इंक्लूड एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन। दे आर द एक्चुअल अमाउंट ऑफ कैश रिसीव्ड एट पॉइंट इन टाइम। मीन्स 2 साल के बाद जो एक्चुअल में कैश रिसीव होना है वो वाला। ठीक। मनी रेट ऑफ रिटर्न, नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मनी रेट ऑफ रिटर्न, द रिटर्न रिक्वायर्ड बाय इन्वेस्टर मेजर्ड इन टर्म ऑफ अ चेंजिंग प्राइस लेवल। इसके अंदर इन्फ्लेशन इंपैक्ट करेगा। इट इंक्लूड्स द एक्सपेक्टेशन ऑफ द इन्फ्लेशन। Real cash flow. Real cash flows are cash flows expressed in today's price terms. Means जो 2 साल बाद एक्चुअल में मनी कैश फ्लो हासिल होना है उसको डिस्काउंट कर दो और आज की वैल्यू के हिसाब से जो बनेगी वैल्यू, इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट ख़त्म करके उसको क्या बोलेंगे? रियल कैश। Today's price terms, current prices, they ignore the expectation of inflation. Or real cost of capital, real rate of return, return required by investors measured in terms of a constant price level, यानी कि growth जिसे बोलते हैं हम, जो उसको एक्चुअल में चाहिए। फिशर फार्मूला के ज़रिए हम ये वाली चीज़ क्या कर लेते होते हैं, मालूम कर लेते होते हैं। और हमने कल 3-4-5 एग्जांपल्स देख ली थी, कन्वर्ट कर कर हमने देख लिया था। यहाँ पर एक आधे स्टूडेंट का कोई क्यूरी थी क्लास के बाद, वो पूछ रहा था, तो वो 2-3 टर्मिनोलॉजीज़ के अंदर शायद कंफ्यूज था बच्चा। तो यहाँ पर वही वाली बातें ओपन कर लेते हैं। कल का लेक्चर रेट ऑफ डिपॉजिट, डिपॉजिटर्स वेल्थ, वेल्थ ग्रो, ये क्या आ गया? रियल। जो नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या है? 13%। मनी रेट ऑफ रिटर्न आ गया। एनुअल ग्रोथ, रियल रेट आ गया। कैलकुलेट एनुअल इनकम जो एक्चुअल में हासिल होनी है वो क्या आ जाएगा? मनी टर्म्स में आ जाएगा, मनी रेट के अंदर आ जाएगा। बेसिक रूल्स क्या थे? मनी कैश फ्लो यूज़ करेंगे मनी रेट ऑफ रिटर्न के साथ, और रियल कैश फ्लोज और रियल रेट ऑफ रिटर्न यूज़ होंगे। मींस आपने प्रेजेंट वैल्यू में आना है, और आपको अगर रियल कैश फ्लोज दिए हुए हैं तो हम उसी प्रेजेंट वैल्यू में आएंगे रियल रेट ऑफ रिटर्न के ज़रिए। और अगर हमारे पास कैश फ्लोज होंगे मनी कैश फ्लोज, तो फिर क्या करेंगे? हम मनी रेट ऑफ रिटर्न यूज़ करेंगे। लाइक विद लाइक वाला कॉन्सेप्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं। रियल कैश फ्लोज एंड मनी कैश फ्लोज में कन्वर्जन। Sajid Limited is evaluating a project X which requires an initial investment of rupees 700,000
एक्सपेक्टेड नेट कैश फ्लोज आर 2,40,000 पर एनम फॉर 4 years एट टुडेज प्राइसेस। इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या चीज़ दी हुई है, रियल कैश फ्लोज दी हुई। However, these are expected to rise by 6% per annum because of inflation. The firm's money nominal cost of capital is 15%. हमें क्या करना है, फाइंड द नेट प्रेजेंट वैल्यू बाय डिस्काउंटिंग रियल कैश फ्लो एंड बाय डिस्काउंटिंग मनी कैश फ्लोज। जी आपका अगर हम टाइमलाइन बना दें वही वाली चीज़, कितने साल हैं भला, 4 साल, कितने साल, 4 साल। 0 1 2 3 4 आपकी इन्वेस्टमेंट आ गई कितनी है जी, 700,000 और हर साल क्या आना है, 2,40,000 पर फ्यूचर कैश फ्लोज रियल टर्म में 2,40,000 2,40,000 2,40,000 2,40,000 कोई रेजिडुअल वैल्यू की बात नहीं की गई। तमाम सालों में 2,40,000 आ रहा है। एनुटी भी लगा सकते हैं, लगाना चाहें तो, एक जैसे कैश फ्लोज हैं, ठीक है। अच्छा, अब आपने मालूम करना है नेट कैश फ्लोज आ गए आपके पास -700,000 और बाकी सारे क्या आ जाएंगे पॉजिटिव में 2,40,000। अब बताएं किस रेट के ऊपर इसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू मालूम की जाए, जी बताएं। सोचें, बैठा नहीं काफी देर से मैं। बताएं जी। रियल रेट ऑफ रिटर्न को फाइंड करना पड़ेगा यूजिंग फिशर फार्मूला। आपके पास नॉमिनल रेट है यानी मनी रेट ऑफ रिटर्न मौजूद है 15%, आपके पास इंटरेस्ट रेट है 6%, इन्फ्लेशन रेट है 6%। तो आपके यहाँ से क्या करेंगे, रियल रेट ऑफ रिटर्न फाइंड करेंगे, वो फाइंड होगा, उसको यूज़ करते हुए आप डिस्काउंट करेंगे। फार्मूला याद है, 1 + m = 1 + r × 1 + i, यही फार्मूला था। 1.15, 1 + r मिसिंग है और 1.06, 6%, 15% और 6%, मनी रेट ऑफ रिटर्न और इन्फ्लेशन रेट। यहाँ से हम r फाइंड कर लेंगे, 1.15 डिवाइड बाय 1.06, 1.084 आंसर आ गया। इसका मतलब है रेट है 0.084। ठीक हो गया। अब आप आएंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू मालूम कर लेंगे। 7 लाख रुपया जो है ये तो ज़ीरो टाइम पे ही है, इसमें प्रेजेंट वैल्यू पे आना नहीं है, प्लस 2,40,000 एक जैसा ही है। तो मैं बजाय इसके कि क्या करूं, इस्तेमाल करूं, हर एक को प्रेजेंट वैल्यू पे लेकर आऊं, मैं क्यों ना एनुटी इस्तेमाल कर दूं।
1 माइनस 1.084 रेज टू पावर -4 डिवाइड बाय 0.084। ये वाला फार्मूला था ना प्रेजेंट वैल्यू का। एनओटी का फार्मूला लगा दिया हमने, नॉर्मल एनओटी का। 87 ये किसका 2,40,000 का आया, -7 लाख भी कर दिया। 87,884 पॉजिटिव में, एनपीवी पॉजिटिव आ गई एट द रेट ऑफ 0.084। ये हमने मालूम कर डन। ये क्या हमने डिस्काउंट किया है किसमें, रियल कैश फ्लो को रियल रेट ऑफ रिटर्न पर डिस्काउंट किया है और प्रेजेंट वैल्यू पर आए हैं। और हमें पैसे पता कैसे चला कि ये रियल कैश फ्लोज दिए हुए हैं टूडेज प्राइसेस। इससे हमें पता चल गया कि ये 2,40,000 क्या है, रियल कैश फ्लोज की टर्म में बयान किया गया। चलें बढ़ते हैं फिर हम दूसरे के ऊपर। अब क्या करना है, यहाँ पर हम लिख देते हैं रियल कैश फ्लो एंड रियल रेट ऑफ रिटर्न। अब हमने क्या करना है, अब हमने काम करना है मनी कैश फ्लो एंड मनी रेट ऑफ रिटर्न। ज़ीरो 1 2 3 4 4 साल ही थे ना। इन्वेस्टमेंट -700,000, 700 ही लिख दूँ, नहीं पूरा ही लिखते हैं, एग्जैक्ट आंसर आएगा सही। -700, इसको ब्रैकेट में भी लिख दें तो अच्छी बात होती है, माइनस की बजाय ब्रैकेट में लिख दिया। अच्छा जी, फ्यूचर कैश फ्लो टुडेज प्राइसेस के ऊपर मौजूद है 240, मींस आज की प्राइसेस के हिसाब से। तो एक साल बाद की प्राइसेस के हिसाब से वैल्यू क्या बनेगी, 240 इंटू 1.06। एक साल के बाद 2,40,000 ज़रब 6% इन्फ्लेशन के बाद की वैल्यू बनेगी 254400। एक और तरीकाकार भी बताया था, जो आंसर आता जाए लास्ट ईयर का उसको 1.06 से क्या करते जाएं, मल्टीप्लाई करते जाएं। या फिर दूसरा एक और तरीका बताया था, एक इन्फ्लेशन हो तो पावर देते जाएं, मीन्स 240 ही लिख के 1.06 की पावर 1 करेंगे तो ये आ जाएगा, पावर 2 करेंगे तो ये 3 4। ऐसे भी आ सकता है, एक सिंगल रेट है, और इस तरीके से भी आ सकता है लास्ट ईयर इंटू 1.06। यहां पर लिख दो, कर जैसे मर्जी दो जी। वैल्यू बताएं, 269,664 269,664 285844 302,995। ये आपका आ गया फ्यूचर के कैश फ्लो, किस टर्म में, मनी कैश फ्लो में। अब हम क्या करते हैं, नेट प्रेजेंट वैल्यू मालूम करते हैं एट द रेट, किसके ऊपर करेंगे अब, 15%, मनी रेट ऑफ रिटर्न। हमने कन्वर्ट किया है रियल कैश फ्लो इनटू 1 + i रेज़ टू पावर n करके मनी कैश फ्लो में कन्वर्ट किया है। ऐसे किया ना। तो अब हमने एनपीवी मालूम करनी है एट द रेट ऑफ 15%, -7 लाख एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस 2,54,400 1.15 रेज़ टू पावर -1 प्लस 269,664 1.15 रेज़ टू पावर -2
प्लस 285844 1.15 रेज़्ड टू पावर -3 प्लस 302 995 1.15 रेज़्ड टू पावर -4। आंसर इससे भी सेम ही आना चाहिए है जो पहले निकाला है, 86308। पहले क्या आया था 87884। फ़र्क कहाँ पे आया? आपने नंबर 1 यहाँ पर एग्जैक्ट नहीं लिया। ये जो रेट निकाला था ना फिशर का, ये वाला रेट जो निकाला था आपने, ये 0.084 आगे क्या था 9, इसका फ़र्क पड़ा एक, ठीक है, मेजरली इसका फ़र्क पड़ा। क्योंकि जब रेट के अंदर आप राउंडिंग ऑफ कर देते हैं मेजर फ़र्क वहाँ पे पड़ता है। आप इसको अभी चेंज कर कर देखें, क्योंकि ये तो बहुत शॉर्ट है ना, इतना सा करके देखें अब क्या आंसर आता है, ये लिखें 87884 की बजाय। बिल्कुल नियर बाय पे जाएगा, 86317। और इधर क्या था, क्या आंसर आया था 86308। अब ये राउंडिंग ऑफ का बहुत माइनस सा फर्क रह गया, ठीक है जी। 86308 और 86317, 7-8 रुपए की तो खैर ही होंगी ना। तो यहाँ से पता क्या चला, फिर इस चीज़ से आपने क्या जजमेंट लगाई कि जो रेट के अंदर उसके अंदर राउंडिंग ऑफ ना किया करें। ये 8.49% बन रहा था, हमने जस्ट 8.4 लिख दिया था, ठीक है। तो कम से कम रेट में 2 से 3 डिजिट तक जाएं परसेंटेज के अंदर। ये 8.49 आगे भी कुछ आ रहा होगा, 1 आ रहा होगा, कोई और चीज़ आ रही होगी, तो इसके अंदर राउंडिंग ऑफ रेट में ना किया करें। एक्सट्रीम किस्म की, आपने एक्सट्रीम किस्म की राउंडिंग ऑफ यहाँ पे की थी। रुपीस की खैर होती है, मसलन यहाँ की खैर है। चलें जनाब, माशाल्लाह से ये आपका होमवर्क हो गया। ये कल रह गया था ना, क्योंकि ये वाला सवाल नहीं किया था हमने। एग्जाम्पल नंबर 43, 44, 45, 46 ये इसी चीज़ से ही रिलेट कर रही होंगी, रियल कैश फ्लो और मनी कैश फ्लो से। बढ़ते हैं आगे, अल्लाह खैर रखे। लें जी, आसानी आपके लिए एक छोटी सी चीज़ की आसानी, गाइडलाइन। रियल कैश फ्लो कब यूज़ करने हैं और मनी कैश फ्लो कब यूज़ करने हैं। हर जगह पर मनी कैश फ्लो और मनी रेट ऑफ रिटर्न ही यूज़ होना है। सिर्फ और सिर्फ 1 से 2 सिचुएशन हैं, बल्कि एक सिचुएशन है जब आपका रियल कैश फ्लो यूज़ हो सकते हैं। वो सिचुएशन क्या है? सिचुएशन ये है कि हम ना तो टैक्स पे करते हो, नंबर 1, और इन्फ्लेशन भी सिर्फ सिंगल गिवन की हो, टैक्स पे ना करते हो। क्या? टैक्स पे ना करते हो, और इन्फ्लेशन रेट सिंगल हो। कल आपको मैंने 2-3 इन्फ्लेशन की भी बात की थी। 2-3 आइटम्स में 2-3 आइटम्स की इन्फ्लेशन हो सकती है। इन्फ्लेशन जैसे भी सवाल किया सिंगल था, टैक्स कोई उसमें नहीं था। अभी जो सवाल किया है इसके अंदर इन्फ्लेशन रेट सिंगल था और दूसरी चीज़ क्या थी? टैक्स नहीं था। तो ये इसके अंदर दोनों यूज़ हो सकते हैं, रियल भी और मनी भी। मनी तो
मनी कैश फ्लो तो हर जगह पर यूज हो सकता है। रियल कैश फ्लो के लिए कंडीशन गिवन की है कि रियल कैश फ्लो विद रियल रेट ऑफ रिटर्न कहां पर यूज किया जा सकता है। तो एक सिंगल सिचुएशन क्या लें, टैक्स पे ना करते हैं और रेट क्या अवेलेबल हो इन्फ्लेशन का सिंगल, सिर्फ तब यूज हो सकता है, अदरवाइज यूज नहीं हो सकता। तो ये आप लिख लें, बेशक लिख लें, बल्कि बेशक नहीं लिख लें। तो जब एक चीज नॉर्मल होती है, रूटीन की होती है, नॉर्मली क्वेश्चन में जो सी चीज गिवन की होगी वो वही होगी। उस लिहाज से अगर रेट ऑफ रिटर्न आपको रियल का बताया हुआ है, कोई हिंट है, तब वो कौन सा होगा, रियल होगा, अदरवाइज वो कौन सा होगा, मनी वाला ही। ठीक है, जैसे ये अगर लिखा हुआ है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज दिस, तो ये कौन सा रिटर्न होगा, मनी रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, बात समझ लग गई। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, मनी रेट ऑफ रिटर्न। जब तक कि वो एग्जैक्टली बता नहीं देता कि ये रियल रेट है, तब तक हम कहेंगे ये रियल रेट नहीं है। ये कौन सा है, मनी रेट ऑफ रिटर्न। ये वही वाली बात को दूसरे अंदाज में लिखा हुआ है। A project under consideration has the following projected data. All cash flows are in current terms. इसका मतलब क्या हुआ, कैश फ्लो कौन से दिए हुए हैं, रियल कैश फ्लोज दिए हैं करंट टर्म्स की वजह से। The rate of inflation which will affect cash flows equally is 5% and the firm's required money return is 13%. अब इस क्वेश्चन के अंदर टैक्स पे नहीं हो रहा, टैक्स पे नहीं हो रहा, इन्फ्लेशन भी एक सिंगल यूज हुई है, तो इसके अंदर दोनों अंदाज से काम किया जा सकता है। जैसे भी हमने सवाल किया, दोनों अंदाज से काम किया, रियल के जरिए भी किया और मनी के जरिए, इस सवाल में किया जा सकता है। कैलकुलेट द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट एंड डिटरमिन वेदर द प्रोजेक्ट्स वर्थ वाइल। तो चीज़ वही है, इसके अंदर कोई नई चीज़ नहीं है। चलें ये पढ़ते हैं, इसमें बताएं इसमें क्या होगा। Ali and Company considering a cost saving project. This involves purchasing a machine साल लाख वीज़ा which will result in annual saving in on wages cost by 1/10 and on material cost by 50। ये बचत हो गई। The following forecasts are made for the of the rate of inflation each year for the next 5 wage cost 10%, material cost 5% और जनरल प्राइस क्या है 6%। द रियल कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द कंपनी इज, अब ये लिखा हुआ है, अब रियल कॉस्ट ऑफ कैपिटल के साथ रियल लिखा हुआ है, तो अब ये क्या हो गया, रियल है। रियल डिलीट कर देंगे तो वो कंफर्म क्या है, वो मनी। Evaluate the project assuming that the machine has a life of 5 years and scrap value 100,000। अब ये वाला सवाल किस तरीके से होगा, क्या ये वाला सवाल करंट टर्म्स में रियल रेट ऑफ रिटर्न के साथ हो सकता है या नहीं हो सकता, जी ऊपर वाला सवाल हमने डिसाइड किया था रियल से भी हो सकता है और मनी से भी हो सकता है। जैसा अभी हमने सवाल किया वो ऊपर वाला वही वाला सवाल है, इससे ऊपर वाला। ये वाला सवाल कैसे होगा,
ओनली मनी रेट ऑफ रिटर्न एंड मनी कैश फ्लो। रीजन, सिंगल नहीं है, टैक्स तो नहीं पे हो रहा, टैक्स तो नहीं मौजूद है, लेकिन रेट ऑफ इन्फ्लेशन सिंगल नहीं है, डिफरेंट हो गए हैं। अब जब डिफरेंट चीज हो जाएगी तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप उसकी प्रेजेंट वैल्यू एक सिंगल रेट के जरिए निकाल सकें। इसलिए क्या होगा, यूज ही क्या होगा, मनी कैश। तो लिहाजा हमें क्या करना पड़ेगा, तमाम चीज़ों को मनी कैश फ्लो में कन्वर्ट करना होगा और मनी रेट ऑफ रिटर्न ही यूज़ करना होगा। चले जी, ये वाला सवाल करते हैं। ये वाला सवाल है अच्छे वाला और मज़ेदार टेस्टी किस्म का। कितने साल हैं? 5 साल। ये टाइम जाता कहाँ पर है, समझ से बाहर। पाँच, 4, 3, 2, 1, 0। कल क्लास होगी, इंशाल्लाह होगी। जाने आपको पढ़ा के जाऊंगा इंशाल्लाह। आप लोगों की वजह से ही किया है, मजबूर। नहीं, बात ये है आपका कोर्स ख़त्म नहीं ना होता नज़र आ रहा, तो अगर अभी से प्लानिंग नहीं करेंगे तो बात गड़बड़ हो जाएगी। पहले कब करता, आ जाना था तुमने, नहीं आना था, मुझे नहीं पता। और नहीं आते ना बच्चे, मुझे पता था कि नहीं आना बच्चों ने, इसीलिए नहीं स्टार्ट की बेटा। 12 तारीख को पेपर ख़त्म हुए, बच्चों ने कहना था कम से कम 1 वीक तो दें। 17-18 तारीख को उन्होंने आना था, फिर कहना था सर छुट्टियां दें, ईद आ गई। लिहाजा एक बारी तवज्जो नाल पढ़ लो, शुरू करें, बातें नहीं करें। अब टाइम वेस्ट अभी नहीं करना, जो हो गया सो गुजर गया, आगे की प्लानिंग करते होते हैं। सोचते रहोगे जी पहले क्या हो गया, एक दफ़ा पहले फेल हो गए खुदा ना खास्ता, तो बस बैठे रहो फेल क्यों हुए। तरीकाकार ये होता है कि फेल हो गए हैं तो अब अगली दफ़ा पास होना है, पढ़ाई करनी है। Ali and Company is considering a cost saving project. This involves purchasing a machine costing 7,20,000। 7,20,000 क्या चीज़ है हमारा, इन्वेस्टमेंट। 720 की रुपीज़ 1000 में हम काम कर देते हैं, ज़िंदगी सुकून में रखते हैं। ये क्या आ गई हमारी इन्वेस्टमेंट, ये हो गया हमारा आउटफ्लो, which will result in annual cost saving in current terms on wage cost 110 and material cost 50। ये कौन सी टर्म में है, आज की टर्म में। इसको कन्वर्ट किस पर करना है, मनी कैश। तो उसका तरीकाकार क्या होगा, उसका तरीकाकार होगा हम लिखेंगे, अब ये सेविंग है, ये क्या है, सेविंग है, बचत हो रही है। मींस खर्चा होना था, खर्चा क्या हो गया, कम हो गया, तो ये सेविंग हो रही है। इस सेविंग को आप लिखेंगे सेविंग किस में, वेज में। और वेज में 110 की सेविंग होनी थी और इस पर रेट ऑफ इन्फ्लेशन क्या लगना है, 10% इंटू 1.1।
वैल्यू पहले साल में क्या बन जाएगी 121 121, साथ ही हम लिख सकते हैं लास्ट ईयर इंटू 1.1। अब कोई और वर्किंग लिखने की ज़रूरत हमें नहीं है, चुप करके आगे आंसर करते चले जाएं जी। 133.1 146.441 ऊंची बोलो ना 161.01 05 ले जाओ, ये वेज सेविंग आ गई। वेज के बाद कौन सी कहानी आएगी? दूसरी सेविंग थी मटेरियल कॉस्ट भी बचेगी, वो 50,000 की दी हुई थी। यस 50,000 की मटेरियल कॉस्ट सेविंग है, 5% उसका इन्फ्लेशन है। 1.05 लास्ट ईयर इंटू 1.05 52.5 60 point बच्चों अगर बातें करते रहोगे ना और खुद कैलकुलेट करके नहीं देखोगे, खुद नहीं करोगे, तो चीज़ें क्या हो जाएंगी? आउट हो जाएंगी, फिर नहीं समझ लगेंगी। पीडीएफ का एक मकसद है, ख़ास मकसद ये है कि आप बाद में जाएं और जाके सेम क्वेश्चन परफॉर्म करें और इससे चेक कर लें, ये मकसद है इसका। क्लास वर्क इज इक्वल टू होमवर्क, अ मस्ट होमवर्क। ठीक, खुदारा इसकी वजह से रिलैक्स ना हो जाइएगा। कुछ स्टूडेंट इसको पॉजिटिवली नहीं लेते, नेगेटिवली ले जाते हैं कि हमारे पास पीडीएफ है ना, लेक्चर होंगे ना, कर लेंगे, फिर हो गया काम। लिहाजा डेली का काम डेली करते रहें। ये वाला जो सब्जेक्ट है एमएफए बहुत आसान है। हाँ तो सीएम में तुम्हें उम्मीद है पास होने की, तो एमएफए में बैठे हुए हो ना, इंशाल्लाह। डेप्रिसिएशन किधर है, किधर है? गुड क्वेश्चन, अ वेरी गुड क्वेश्चन। क्या हम डेप्रिसिएशन को लेंगे या नहीं लेंगे? डेप्रिसिएशन के बारे में क्वेश्चन आया। क्या डेप्रिसिएशन कैश फ्लो है? यहां पे तो आने ही क्या है? कैश फ्लो। हाँ, इसकी सैलवेज वैल्यू आएगी, वो कैश फ्लो है, वो पैसे हासिल होने हैं, वो एंड पर दी हुई है 1 लाख रुपए सैलवेज वैल्यू। अब फॉर्मेट का फायदा, हमें फॉर्मेट में आदत अगर पड़ी हो ना इन्वेस्टमेंट और साथ ही क्या लिखना है? रेजिडुअल वैल्यू। हम मिस करेंगे ही नहीं इसको। रेजिडुअल वैल्यू 100। डेप्रिसिएशन का काम आता है, क्वेश्चंस में काम आता है, तब आता है जब हमें टैक्स कैलकुलेट करना होता है। क्या कैलकुलेट करना होता है? टैक्स कैलकुलेट करना होता है, क्योंकि ये जो कैश फ्लोज होते हैं ऑपरेटिंग कैश फ्लोज में से हम डेप्रिसिएशन लेस करते हैं तो हमारे टैक्सेबल प्रॉफिट्स आते हैं। टैक्सेबल प्रॉफिट्स के ऊपर हम रेट लगाकर टैक्स कैलकुलेट करते हैं, तब डेप्रिसिएशन का काम आएगा। अभी इस क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन का काम नहीं है, उसमें भी डेप्रिसिएशन को लादा रखना है कैश फ्लो से दूर दूर।
हमें कैश फ्लोज को प्रेजेंट वैल्यू पे लेकर आना है। किसको? कैश फ्लो। अगर आपको याद हो IS 36 भी, IS 36 में भी उधर भी वर्ड्स क्या हैं? कैश फ्लोज की हैं। और पिछली 1 2 3 अटेम्प्ट्स में एक क्वेश्चन भी आया हुआ है जिसमें रेवेन्यू भी दे दिया और रिसीट्स भी दे दी थी। तो रेवेन्यू नहीं लेना था आपने, क्या लेना था? उसके अगेंस्ट रिसीट्स लेनी थी। तो वहां पर भी कैश फ्लोज यूज होते हैं। यहां पर भी क्या है? कैश फ्लोज यूज हो रहे हैं। क्या यूज होने हैं? कैश फ्लोज। भले याद आया या नहीं आया, टेंशन नोट। क्या चीज आनी है? कैश फ्लोज। टेंशन नहीं लेनी है कि पुराना रेफरेंस अगर नहीं भी याद आ रहा तो टेंशन नहीं है। क्या काम करना है? ओनली एंड ओनली कैश फ्लोज का काम है। यहां पर कैश फ्लोज आने चाहिए। सेविंग और तो कुछ नहीं है जी। अगला काम, हमें रेट कौन सा गिवन किया हुआ है? रियल। और कैश फ्लोज कौन से कन्वर्ट किया हमने? मनी में। तो मनी रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करना पड़ेगा। 1 + M = 1 + R 1 + I 1 + M मालूम करना है हमें। 1 प्लस रेट था हमारा 8.5 0.085 और इन्फ्लेशन कौन सा लें? अब इसके लिए जनरल इन्फ्लेशन लेनी पड़ेगी। फिशर फार्मूले में स्पेसिफिक नहीं लेंगे, कौन सी लेंगे? जनरल ले रहे होंगे। वो है 6%। क्या बेटा? 1.06। आंसर क्या आया? 1.1506 1501 1.1501 ऐसे कह रहे हो? तो इसका मतलब है रेट क्या है? 0.1501 15.1%। और अब आप NPV मालूम कर दें। ये आपके आगे नेट फ्यूचर कैश फ्लोज 720 173.5 188.225 ये कितना है? 204.28 277.83 221 221.82 300 ये फ्यूचर कैश फ्लोज आ गए बच्चों। अब आपने नेट प्रेजेंट वैल्यू एट द रेट ऑफ कितने %? 15.01% मालूम करना। चलें जी, प्रेजेंट वैल्यू मालूम कर दें जल्दी जल्दी। नमाज का टाइम भी होने वाला है। आंसर बता दो।
कैलकुलेटर एंड हो गया वाकई। 0.01 को उड़ा दें, 15% पे कर दें। हर जगह पर अगर ये काम हो रहा है तो 15% पे कर दें। और अगर फिर भी एंड हो जाए तो मसलन कोई एक आधा ना लिखें, यहाँ तक करके सेव कर लें और दूसरे का करके उनको प्लस कर लें। 3.665 लें जनाब, पॉजिटिव एनपीवी आ गई 3.665 यानी कि 3665। ये 15% से ज़्यादा रेट जनरेट कर रही है और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 15% है। इसका मतलब है प्रोजेक्ट क्या है, फिजिबल। होपफुली यू गॉट द पॉइंट जी। हाँ, रिकॉल करूं, हाँ पॉजिटिव रीका कर लिया जी। अगर एनपीवी पॉजिटिव है, एनपीवी ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब है प्रोजेक्ट क्या है, फिजिबल है, वो आपकी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से ज़्यादा रिटर्न दे रहा है। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न आपका 15.01% है। ये 15.5 या 15.3 या 15.4 रिटर्न दे रहा है। वो कितना रिटर्न दे रहा है उसके लिए आपको IRR कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो एनपीवी ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है, मींस पॉजिटिव कि प्रोजेक्ट क्या है, फिजिबल है। माशाल्लाह से गुड, आप बहुत अच्छे हैं। उधार अच्छा नहीं है। ये बताओ बच्चों, व्हाट इज वर्किंग कैपिटल? वर्किंग कैपिटल क्या भला होती है? जी, वर्किंग कैपिटल सही बता रही हैं क्या? हाँ हाँ जी, वर्किंग कैपिटल क्या होता है, सुन लिया था। हाँ, रेशो भी होती है। वर्किंग कैपिटल रेशो क्या होती है? क्या करते हैं? अच्छा, कौन कौन सी? एक रिसीवेबल, पेएबल और एक इन्वेंटरी। वेल डन, वेल डन। तो बिल्कुल सही कहा। तो वहीं से ही कर लें। वर्किंग कैपिटल होता है बेसिकली करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। और आपको याद है वर्किंग कैपिटल रेशो, उसके अंदर 3 रेशोज करते थे, डेटर की रेशो, क्रेडिटर की रेशो और एक इन्वेंट्री की रेशो। करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री और डेटर की आ जाती थी और करंट लायबिलिटीज में से क्रेडिटर। तो मेजरली वर्किंग कैपिटल इन्हीं चीज़ों का नाम है कि आपको जो प्रोजेक्ट कोई भी करना है उसके अंदर वर्किंग कैपिटल की भी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। इन्वेंट्री खरीदने के लिए क्या करना पड़ेगा? पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। फिर इन्वेंट्री बन के सेल आउट हो जाएगी, पैसे रिकवर नहीं हो रहे होंगे। तो जितनी देर पैसे रिकवर नहीं होते उतनी देर तक भी पैसा इन्वेस्ट करते रहना पड़ेगा।
ठीक, तो ये एक पूरा सर्कल होता है। तो वर्किंग कैपिटल के अंदर क्या होगी, एक अदद इन्वेस्टमेंट होगी, आपका आउटफ्लो होगा। ठीक, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं वर्किंग कैपिटल की इन्वेस्टमेंट इन डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस। ये वर्किंग कैपिटल की इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट भी हो सकती है, ये इंक्रीज और डिक्रीज भी हो सकती है, मीन सेम भी रह सकती है, शुरू में इन्वेस्ट किया जाए और वही रहे, और ये भी हो सकता है इसके अंदर क्या आए, अप और डाउन। अप और डाउन कैसे होगी, अगर अप और डाउन ऐसे हो जाएगी, अगर आपका बिजनेस फ्लरिश कर रहा है, डिमांड ज़्यादा होगी, इन्वेंट्री ज़्यादा मेंटेन करनी पड़ेगी, ज़्यादा सेल करेंगे, बाइंग ज़्यादा कर रहे होंगे, इसका मतलब है आपको वर्किंग कैपिटल में मज़ीद इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होगी। ठीक, आपका बिजनेस डाउन जा रहा है, पैसा आप वहाँ से एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं, मीन्स ना उतनी इन्वेंट्री की ज़रूरत है, ना उतने डेटर्स होंगे, ना ही आपको उतनी पेमेंट करनी है, तो आप पैसा वहाँ से निकाल कर कहीं और भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो असल में तो हम इन्वेस्टमेंट डिसीजंस पढ़ रहे हैं ना, तो उसके अंदर ये भी चीज़ आ जाएगी, और ये इंक्रीज और डिक्रीज भी हो सकती है। कैसे डील करना है, प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे तो कोई ना कोई वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी ताकि बिजनेस चल सके। तो जैसे इन्वेस्टमेंट एक मेजर बिजनेस की इन्वेस्टमेंट है, उसी तरह से वर्किंग कैपिटल की भी इन्वेस्टमेंट होगी, और वो किस टाइम पे होगी, ज़ीरो टाइम पे कंसिडर होगी। ये वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इंक्रीजेस की कहानी बाद में, वट एवर वी रिक्वायर एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट शुड बी शोन एज एन आउटफ्लो एट टाइम ज़ीरो। अच्छा, अगर वर्किंग कैपिटल इंक्रीज होगा, मीन्स आपको मजीद पेमेंट करनी पड़ रही है, वो पहले साल में भी आके आ सकती है, दूसरे साल में भी आ सकती है, तीसरे साल में भी आ सकती है, किसी भी साल में आ सकती है, तो वो एज एन आउटफ्लो होगा। अगर वर्किंग कैपिटल डाउन हो रहा होगा तो वो एज आ इनफ्लो डील होगा। और जब प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा तब क्या होगा, तो जो इन्वेस्टमेंट की हुई है वो अल्टीमेटली क्या हो जाएगी, रियलाइज हो जाएगी, सारी की सारे पैसा इन्वेंट्री में से भी वापस, डेटर्स में से भी सारा रियलाइज, क्राइटेरिया को पेमेंट कर देंगे, तो नेट हम देख रहे हैं। तो इसका मतलब जो इन्वेस्टमेंट की होगी वर्किंग कैपिटल में, वो एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट वो भी क्या हो जाएगी, रियलाइज। बिल्कुल वैसे ही जैसे रेजिडुअल वैल्यू इन्वेस्टमेंट का क्या हो रहा है, रियलाइज हो रहा है, उसी तरह से ये भी सारी की सारी क्या हो जाएगी, रियलाइज हो जाएगी। ठीक, अगर शुरू में 20,000 की इन्वेस्टमेंट की है तो 4 साल लाइफ है और वो कांस्टेंट रही है, तो 4 साल के बाद ही क्या रहे होगा, 20,000 वापस क्या हो जाएगा, रियलाइज हो जाएगा। अभी करके देखते हैं रियलाइजेशन। एट एंड द प्रोजेक्ट और इन्वेस्टमेंट रिमेनिंग द वर्किंग कैपिटल शुड बी शोन एज इनफ्लो। चलें जी, a project cost 3 lakh with 3 years life and a scrap value of 70,000. It will produce annual net operating cash flow 1,20 and require an investment of 30,000 in working capital. तो इसको कैसे प्रेजेंट करना है, 3 साल आप बनाएंगे ऐसे, 1 2 3 और एक 0 0 1 2 3। इन्वेस्टमेंट कितनी, 3 लाख, ₹1000 में लिख दूं, एतराज़ तो कोई नहीं है भी, तो मैं क्या करूं, 3 साल लाइफ है, स्क्रैप वैल्यू कितनी है, रेजिडुअल वैल्यू 70, 3 साल के बाद, हाँ 70,000। इट विल प्रोड्यूस एनुअल नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लो 120, नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लो 120 120 120। एक और चीज़ आएगी इसके अंदर, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्टमेंट कितनी दरकार है, 30,000 की, तो ये एज एन आउटफ्लो लिखा जाएगा एट टाइम
ज़ीरो, इसमें कोई चेंज नहीं है। इसका मतलब है मज़ीद मुझे इन्वेस्टमेंट पहले साल में नहीं करनी पड़ी, मज़ीद दूसरे साल में भी नहीं करनी पड़ी, मज़ीद तीसरे साल में भी नहीं करनी पड़ी, और बल्कि तीसरे साल के एंड पर ये क्या हो जाएगी, रियलाइज़ हो जाएगी। ओ भाई जी शो हो जाओ, आ रहा है आ रहा है आ रहा है। तीसरे साल के एंड पर ये क्या हो जाएगी, रियलाइज। इतनी सी छोटी सी कहानी थी। जीरो टाइम पे इन्वेस्टमेंट, एंड पर एज एन इनफ्लो। आ गया नजर 30 इधर लिखा हुआ भाई, रिकॉल कास्टिंग कैसे जनाब इज्जत माब, सोचो आप बिजनेस कर रहे हो, आपने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, आपको उसकी इन्वेंट्री बाय करने के लिए 30,000 लगाना पड़ा, ठीक। अब ये 30,000 की आपने इन्वेंट्री बाय किया, आपने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर दी, अब आपका सर्कल शुरू हो गया। इससे आपने इससे चीज़ बनाई, बेची, बेचने के बाद पैसे रियलाइज़ किए, फिर मज़ीद इन्वेंट्री खरीदी, उसी पैसे को ही सर्कुलेट करके, वही पैसा क्या होता रहा, सर्कुलेट। उससे खरीदी बेची, खरीदी बेची बनाई, खरीदी बेची बनाई, उसी पैसे के अंदर क्या एज सर्कल चल रहा है, ठीक। लेकिन इनिशियली इन्वेस्टमेंट करनी पड़ी है। एक प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट, मशीनरी के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी पड़ी 3 लाख रुपया, और एक इन्वेस्टमेंट करनी पड़ी कितनी, 30,000 रुपया फॉर इन्वेंट्री बाइंग। अब आपका सर्कल चल पड़ा, डेटर से पैसा आ रहा है, क्रेडिटर को जा रहा है, डेटर से आ रहा है, इन्वेंट्री खरीदी जा रही है, एक सर्कल चल रहा है। जब ये मशीनरी बेच देनी है, 3 साल प्रोजेक्ट का टाइम है, तो एंड पर जो इन्वेंट्री पड़ी होगी या जो इन्वेस्टमेंट होगी वो भी वापस आएगी कि नहीं आएगी, वो भी वापस आ जाएगी, वो भी पैसे रियलाइज हो जाएंगे। तो ये आखिरी साल के अंदर ये क्या आ जाएगा, एज आ इनफ्लो आ जाएगा। पास में लग गई, आगे बढ़े, फिर छुट्टी करें या आगे बढ़े, नहीं आगे बढ़ते हैं, छुट्टी करते हैं, आगे बढ़ते हैं, छुट्टी करते हैं, देखते हैं। अगर तो सवाल हुआ स्मार्ट सा तो फिर तो कर लेंगे, लेकिन अगर सवाल हुआ टाइम कंज्यूमिंग, कल करेंगे। टैक्सेशन भी आ रही है कल इंशाल्लाह, कल एक अच्छा हैवी किस्म के सवाल होंगे जी। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।